ओके, तो हमने तमाम पाथ्स लिस्ट डाउन कर ली, पॉसिबल पाथ्स जितनी भी हैं फ्रॉम रजिस्टर टू रजिस्टर, और उसके बाद हमने इंडिविजुअली कैलकुलेट किया। मैं कहता हूँ कि दिस इज से 3 nanosecond, this is 2 nanosecond, again this is second, and this is 8 nanosecond. तो इनमें से लॉन्गेस्ट कौन सी पाथ बन रही है? सर ये लास्ट वाली है, 8 वाली है। 8 एक 3 है, दिस इज 3, then 2, again 2, and then 8. तो 3, 2, 2 और 8 में से जो लॉन्गेस्ट बन रही है दैट इज 8। तो ये जो पाथ है ये डिफाइन करेगी क्लॉक फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। अब हम इस पाथ को देख लेते हैं, किसी भी पाथ को देख लेते हैं। ओके, रजिस्टर टू रजिस्टर किसी भी पाथ को देख लेते हैं। दिस इज क्लॉक और दरमियान में कॉम्बिनेशनल क्लाउड। ओके, अब इसको हम कहते हैं लॉन्चिंग फ्लिप फ्लॉप। दिस इज कैप्चरिंग फ्लिप फ्लॉप। यानी कि यहाँ से डाटा लॉन्च होता है और यहाँ पे कैप्चर होता है। इस फ्लिप फ्लॉप से, दिस इज, मैं का नाम देता हूँ फ्लिप फ्लॉप 1 एंड दिस इज फ्लिप फ्लॉप 2, या इस रजिस्टर से लेकर इस रजिस्टर तक, और दिस इज द कॉम्बिनेशनल सर्किट, जो भी कॉम्बिनेशनल लॉजिक है। अब डिले कैसे कैलकुलेट होता है? आपको पता है कि यहाँ पर डी है, इसकी इनपुट इज अ डी, और दिस इसकी आउटपुट जो है वो क्यू है, और इसकी इनपुट डी है और इसकी आउटपुट क्यू है। तो डाटा सबसे पहले इसकी इनपुट पे जो अवेलेबल है वो इसके अंदर स्टोर होगा, फिर कॉम्बिनेशनल सर्किट कुछ टाइम लेगा, और फिर ये फ्लिप फ्लॉप कुछ टाइम लेगा। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी अगर मैं डिले की इक्वेशन लिखूं तो डिले की इक्वेशन बनती है टाइम ऑफ फर्स्ट फ्लिप क्लॉक टू क्यू। तो फर्स्ट टाइम आपको जरा मुश्किल होगी समझने में। तो जो लॉन्चिंग फ्लिप फ्लॉप है उसका जो प्रोपगेशन डिले है दैट इज कॉल्ड क्लॉक टू क्यू टाइम। इसको मैं सी क्यू से रिप्रेजेंट करता हूं। तो दिस इज टाइम ऑफ फ्रॉम क्लॉक टू क्यू, इसका टाइम हो गया, प्लस इस कॉम्बिनेशनल सर्किट का टाइम, टाइम ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट, प्लस कैप्चरिंग फ्लिप फ्लॉप का सेटअप टाइम। अब सेटअप टाइम हम अलग से देख चुके हैं और आपको पता होना चाहिए कि सेटअप टाइम क्या होता है। तो टी एस यू, तो क्लॉक टू क्यू टाइम यानी कि लॉन्चिंग फ्लिप फ्लॉप का प्रोपगेशन डिले या प्रोपगेशन टाइम इज कॉल्ड क्लॉक टू क्यू टाइम, प्लस दरमियान में क्या है, कॉम्बिनेशन डिले प्लस सेटअप टाइम ऑफ कैप्चरिंग फ्लिप फ्लॉप। ये तीनों टाइम, एक्सक्यूज मी सर। जी सर सॉरी मैंने लेट ज्वाइन किया है। बेसिकली मैं क्वेश्चन ये करना चाह रहा था। बेसिकली हम ये टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारे प्रोसेसर जो डिले ले रहा था। जी, हम अब एक्चुअली क्लॉक फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि हमारा जो प्रोसेसर है वो किस क्लॉक पे चल रन होगा।
तो वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हमने सारी पाथ्स देख ली, तमाम रजिस्टर टू रजिस्टर पाथ सारी लिस्ट डाउन कर ली, हमने सबके डिलेज कैलकुलेट करने हैं 1 बाय 1। तो अब कैसे करने हैं वो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। जी ठीक है सर। सर जो टाइम ऑफ एसयू है, जो सेटअप टाइम है, वो जरा दोबारा बता दें किसका और किसका है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं पूरी इक्वेशन दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पूरी इक्वेशन ही दोबारा बता रहा हूँ, मैं कलर डिफरेंट चूज कर लेता हूँ यहाँ से। नाउ ओके, सबसे पहले आपने इसका टाइम लिखना है, जो लॉन्चिंग फ्लिप फ्लॉप है आपने उसका टाइम लिखना है, और वो टाइम कहलाता है फ्रॉम क्लॉक टू क्यू, यानी कि डाटा का क्लॉक एज आने पर डी से क्यू तक अपीयर होने का टाइम, दैट इज कॉल्ड, अब ये आपको यही टाइम है, इसकी यही कन्वेंशन है, इसको बोला यही जाता है क्लॉक टू क्यू टाइम। यानी कि जब भी आप पढ़ें क्लॉक टू क्यू टाइम मींस कि लॉन्चिंग फ्लिप फ्लॉप का ये प्रोपगेशन डिले है। तो पहला टाइम तो ये हो गया क्लॉक टू क्यू टाइम, ये टी कैपिटल टी जो है दिस इज द टाइम, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, या डी लिख सकते हैं आप, जो कि आप ये इस तरह भी लिख सकते हैं, डिले फ्रॉम क्लॉक टू क्यू, इक्वली गुड, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड टाइम आता है कॉम्बिनेशनल डिले, ये वाला, तो आपने लिख दिया टी आगे सबस्क्रिप्ट में कॉम्बिनेशनल। तीसरा टाइम है कैप्चरिंग फ्लिप फ्लॉप का सेटअप टाइम, तो टी एस यू। दिस शुड बी लेस देन कैपिटल T. So this T is the time period of a clock cycle. Means frequency is equal to 1 over T. तो ये वाला T है। तो जो भी आपका T आएगा वो क्लॉक फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करेगा। तो ये जो तीनों टाइम्स है ना, ये जो तीनों हमने डिलेस कैलकुलेट किए हैं, कैप्चरिंग जो स्टार्ट हमने किया था लॉन्चिंग फ्लिप फ्लॉप से, लॉन्चिंग फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक टू क्यू टाइम प्लस कॉम्बिनेशनल सर्किट अगर दरमियान में लगा हुआ है, अगर कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं भी लगा हुआ तब भी टाइम होगा इन इंटरकनेक्ट्स का, ये जो डाटा, ये जो वायर्स जा रही हैं, ये जो बसेस जा रही हैं, इनका टाइम होगा। तो यहाँ पर मैंने कॉम्बिनेशनल टाइम लिखा है, इसके अंदर वायर डिले भी है प्लस गेट डिले भी है, दोनों डिलेज शामिल हैं। यानी कि इसके अंदर बस का डिले भी शामिल है, मींस वायर डिले, और लॉजिक डिले यानी कि गेट डिले भी शामिल है, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशनल डिले। और उसके बाद कैप्चर फ्लिप फ्लॉप का, जो फ्लिप फ्लॉप कैप्चर कर रहा है डाटा, उसका सेटअप टाइम ये भी काउंट होगा। तो इन तीनों टाइम्स का जो सम है वो आपके कैपिटल टी से, यानी कि आपके क्लॉक साइकिल के टाइम पीरियड से छोटा होना चाहिए, या इन अदर वर्ड्स के आपका जो कैपिटल टी है, यानी कि एक क्लॉक साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो इन तीनों टाइम से बड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा होना चाहिए, इट्स अप टू यू, आप जितना मर्जी बड़ा कर लें, लेकिन इनसे बड़ा होना चाहिए, इनके सम से, इनके इक्वल भी नहीं हो सकता, इनसे बड़ा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ क्लॉक टू क्यू टाइम इज 2 नैनो सेकेंड, बल्कि इसको ज्यादा करते हैं 4 नैनो सेकेंड से, combinational delay is 8 nanosecond, setup time is 2 nanosecond। तो अब टोटल टाइम क्या होगा, 8 plus 4 12 plus 2 is 14। तो ये उससे ज्यादा ही रखना है आपने, तो आप इसे 14.5 कर सकते हैं नैनोसेकेंड, या आप इसे 15 नैनोसेकेंड कर सकते हैं। ज्यादा भी कर लें, आप 20 कर लें, 100 कर लें, तो स्लो जितना मर्जी कर लें, लेकिन इससे फास्ट नहीं हो सकता। तो अब सर ये जो आपने टाइम जी सर, जो लॉन्चिंग फ्लिप फ्लॉप और कैप्चरिंग फ्लिप फ्लॉप, उन दोनों के दरम्यान में जो भी चीज आएगी वो कॉम्बिनेशनल होगी, चाहे वो वायर्स भी हों, चाहे वो लॉजिक गेट्स हों, चाहे वो हाँ, इसमें दो ही चीजें आएंगी, वायर्स आएंगी, यानी कि आपको वायर डिले या बस डिले होगा, और गेट्स डिले होंगे।
इसके दरमियान में मेमोरी नहीं आ सकती, इसके दरमियान में रजिस्टर नहीं आ सकती, क्योंकि अगर रजिस्टर होती तो वो तो एक सेपरेट पाथ होता। जी बिल्कुल। ठीक है, तो इसके दरमियान में हमेशा कॉम्बिनेशनल सर्किट ही आएगा। ठीक हो गया। तो आपने पहले काम क्या करना है, आपने अपने प्रोसेसर की तमाम पाथ्स लिख देनी है। पाथ का मतलब होता है फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर। तो हमने तमाम पाथ्स लिख ली। रजिस्टर टू रजिस्टर पाथ बनती है, यानी कि जी पाथ जी शुरू भी सर, रजिस्टर से होती है और एंड भी रजिस्टर पे होगी, या हमने रजिस्टर वो हो सकती चार है या बनाई थी जो अभी। जी बिल्कुल। तो स्टार्ट भी रजिस्टर से होगी और एंड भी रजिस्टर पे होगी। ठीक हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टार्ट रजिस्टर से और एंड, वो फिर डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, लेकिन आपने जो पाथ्स लेनी है वो यही लेनी है, रजिस्टर टू रजिस्टर सारी। तो लॉन्गेस्ट पाथ फिर उनमें कैलकुलेट करनी है कि लॉन्गेस्ट पाथ कौन सी बन रही है। जो लॉन्गेस्ट पाथ होगी वो डिफाइन करेगी कैपिटल टी को। और कैसे डिफाइन करेगी वो हमने देख लिया कि आप कोई जी भी सर। पाथ ले लें, तो चूंकि रजिस्टर से स्टार्ट हो रही है तो लॉन्चिंग फ्लिप फ्लॉप, देन पहला ये इसका क्लॉक टू क्यू टाइम, देन कॉम्बिनेशनल डिले, देन सेटअप टाइम। इन तीनों का सम कर लें, वो जो भी सम आएगा उससे कैपिटल टी को बड़ा होना है। और व्हाट इज दिस कैपिटल टी? इट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ सिंगल क्लॉक साइकिल। यानी कि अगर मैं क्लॉक साइकिल लूं तो इसका जो यहां से लेकर यहां तक का टाइम है, दिस इज कैपिटल टी। और सर इसका इनसे बड़ा होना मतलब कि अगर इन तीनों का सम अगर टी कैपिटल टी से बड़ा है तो उसका नुकसान क्या होगा कि गार्बेज आ जाएगी फिर? फिर क्या होगा, अगर से जैसे इसका मैंने कैलकुलेट किया इस सर्किट का, तो वो आया 14 आया, इनको मैंने सम किया तो वो आ गया 14। अब मैं 10 पे चला रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं कैपिटल टी को 10 रख लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरा डाटा अभी यहाँ पर होगा, यानी कि इसके सेटअप टाइम को मैंने मीट ही नहीं किया, बल्कि 14 नहीं, मैंने 10 रखा है। तो इसका मतलब है कि अभी कॉम्बिनेशनल लॉजिक कंप्लीट ही नहीं हुई थी, अभी यहाँ पे ट्रांजिशंस मुझे मिल रही थी, अभी रिजल्ट कंप्लीट हुआ ही नहीं था, तो मैंने एज आ गया। तो इसका मतलब है सेटअप टाइम वायलेशन हो गई। अभी मेरे रिजल्ट्स अभी स्टेबल ही नहीं हुए, ठीक है। तो मैंने उसको स्टोर कर लिया। अब हुआ क्या, वो जो गार्बेज होगा, जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होंगे जो कि मेरे लिए गार्बेज है, वो स्टोर हो गए। मुझे वो स्टोर तो नहीं करने हैं, मैंने एक सर्किट को इनपुट दिया है, उसे टाइम लगेगा सेटल डाउन होने में, उसे स्टेबल होने में टाइम लगेगा, क्योंकि हर गेट का कोई कुछ प्रोपोगेशन डिले है। और तमाम गेट्स का जो लमसम या जो कलेक्टिव डिले है, दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशनल डिले। और उस डिले तक मुझे वेट करना है। अगर मैंने वेट नहीं किया, अभी रिजल्ट्स कंप्यूट हो रहे थे और क्लॉक एज आ गया। क्लॉक एज का मतलब यह है कि डाटा स्टोर हो जाए, कैप्चर हो जाए, यहाँ पे कैप्चर हो जाए। जी। तो मैंने रॉन्ग रिजल्ट्स को कैप्चर कर लिया। अगर मैं चाहता हूँ कि टू बी एट द सेफ साइड, मुझे जो डिले, जो भी कैपिटल टी सेट करना है, वो ग्रेटर देन सम ऑफ दीज 3 कंपोनेंट्स होना चाहिए। ग्रेटर देन क्यों? फिर मैं और भी चीजें देखूंगा कि टेम्परेचर कितना रखना है, से रूम टेम्परेचर पे चलाना है तो उसके भी मैं डाल दूंगा। मैं कहूँगा ओके, रेंज जो टेम्परेचर की है वो यहाँ से यहाँ तक रहेगी। तो फिर इस तरह करते हैं कि हम थोड़ा सी और टॉलरेंस डाल देते हैं इसके अंदर, तो +5 कर देते हैं, इसे फिर 20 नैनो सेकंड पे चलाते हैं। तो वो तो हम टेम्परेचर को स्किप करते हैं, हमारा टेम्परेचर से फिलहाल कोई कंसर्न नहीं है ना, अभी तो हमने जस्ट डिले की बेस पर अपना टाइम कैलकुलेट करना है, तो वो तो ये इससे छोटा नहीं, इन तीनों कंपोनेंट्स के सम से छोटा या इक्वल नहीं हो सकता आपका कैपिटल टी। अगर होगा तो वायलेशंस आएंगी, आपका प्रोसेसर ठीक नहीं चल रहा होगा, आपको सिमुलेशंस में गलत रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। यहां तक का मुझे बताएं।
मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि ये मैंने कॉन्सेप्ट किस तरह डिलीवर करना है, मैं उसको बिल्कुल प्लान कर लूँ। ये ट्रिकी है, मतलब ट्रिकी इन द सेंस के ये चीज़ समझने में मुश्किल मतलब कि थोड़ी सी लगती है कि ये कॉन्सेप्ट्स मुश्किल लगते हैं, लेकिन मैंने पाथ रजिस्टर टू रजिस्टर ली, सारी पाथ्स लिख दी, उनमें से मैंने सबका इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है हर पाथ का। मैंने एक कि इस तरह कैलकुलेट होता है। आपने खुद नहीं कैलकुलेट करना, करेगा टूल ही, क्योंकि जाहिर है मैप वो कर रहा है, राउट वो कर रहा है, करेगा टूल ही, आपने खुद नहीं करना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे करता है। अगर आपने ऑप्टिमाइज करना है, आपने कुछ अपने टाइमिंग को लेयर करना है, आपने उसे एक खास फ्रिक्वेंसी पे चलाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस तरह लॉन्गेस्ट पाथ को ब्रेक करना है। यहाँ पर देखें, ओके, यहाँ तक पहले बताएं कि कोई ऐसी चीज जो क्लियर ना हो, फिर ऑप्टिमाइजेशन पे आएंगे। यहाँ से हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, हमने देखा कि डाटा पाथ कैसे डिज़ाइन करते हैं, लास्ट लेक्चर कंट्रोल पाथ डिज़ाइन करते हैं, उसमें कंट्रोल यूनिट बनाते हैं, फिर सिग्नल्स अटैच कर देते हैं। तीसरी चीज़ होती है क्लॉकिंग मेथडोलॉजी, कि हमने क्लॉक कितनी देनी है, कितनी क्लॉक पे चलाना है, मैक्सिमम किस क्लॉक पे हम चला सकते हैं डिज़ाइन को, और वो कैसे पता चलेगा, उसका तरीका फिर मैंने आपको बताया कि जितनी भी पाथ्स हैं फ्रॉम रजिस्टर टू रजिस्टर वो लिख लें, तमाम रजिस्टर टू रजिस्टर पाथ लिख लें। हाँ, ऐसे भी होंगी जो इनपुट टू रजिस्टर होंगी, जो रजिस्टर टू आउटपुट्स होंगी, हम उनको बाद में देखेंगे। अभी मैंने कहा कि सिर्फ रजिस्टर टू रजिस्टर पाथ सारी लिख लें। हमने सारी लिख ली रजिस्टर टू रजिस्टर पाथ्स, वो ये आ गई, IM to PC, PC to instruction memory, then instruction memory to data memory, and data memory to accumulator. ओके, अब हमने इन सब के इनकी टाइमिंग्स कैलकुलेट करनी है, इन पाथ्स के डिलेज कैलकुलेट करने हैं। वो कैसे करने हैं, वो बिल्कुल ऐसे करने हैं। टाइम दे रहे हैं 3 नैनोसेकंड 2 और 8 की, मैंने ऐसे समझाने के लिए किया है, पॉजिंग वैल्यू है। मैंने ऐसे ली हैं, आर्बिट्रेरी वैल्यूज ली हैं जस्ट समझाने के लिए, क्योंकि वैसे तो वो आप कह रहे हैं ना कि लॉन्गेस्ट पाथ जो है वो IM to PC का है। IM to PC का लॉन्गेस्ट पाथ नहीं कहा था, मैंने कहा था कि यहाँ पर नजर आ रहा है कि डाटा मेमोरी टू अकोमुलेटर का जो पाथ है ना वो लॉन्गेस्ट है। ये देखें ना, इसका अगर 3 है, इसका 2 है, 2 है और ये 8 है, तो लॉन्गेस्ट पाथ ये है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस पाथ को कंसीडर करते हुए हम अपना कैपिटल T डिफाइन करेंगे। तो ये 3 2 2 8 कैसे कैलकुलेट हुआ, वो ऐसे कैलकुलेट हुआ जैसे मैंने ये, हर पाथ के लिए इसी तरह कैलकुलेट होगा। अच्छा, ये सारा प्रोसीजर हमें हर पाथ के लिए करना पड़ेगा? जी, हर पाथ के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, ये सबका कलेक्टिवली नहीं है? ठीक, नहीं कलेक्टिव नहीं है, ये हर पाथ के लिए करना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट पाथ जो होगी, जो लॉन्गेस्ट पाथ होगी वो डिफाइन करेगी कैपिटल T को। ठीक है, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा लॉन्गेस्ट पाथ कौन सी है? भाई IM to PC है, PC to IM है, देन IM to DM है, या DM to accumulator है, ये हमको कैसे पता चलेगा? आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी डेफिनेटली, ये तभी पता चलेगा ना। मैं वो क्लॉक वैल्यू जैसे आपने साइन किया है वो होंगी, जो मैंने साइन की है वो होंगी, मतलब वो ये वाली मैंने उसमें देखनी है जो आपने दी है। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, जैसे आपने ये पाथ को कुछ क्लॉक साइन दिए है ना, 3 नैनोसेकंड 2 2 8 का, तो जब हमने कैलकुलेट करना है हर सिंगल पाथ के लिए, तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इसकी क्लॉकिंग टाइम क्या है। जी, ठीक है, आपको हर पाथ के लिए इंडिविजुअली देखना पड़ेगा,
फ्रॉम रजिस्टर टू रजिस्टर, तो पहली रजिस्टर जो होगी जो डाटा प्रोवाइड कर रही होगी वो रजिस्टर या फ्लिप फ्लॉप लॉन्चिंग फ्लिप फ्लॉप होगा, और जो कैप्चर कर रहा होगा वो कैप्चर फ्लिप फ्लॉप होगा। और जब ये सारे पाथ की कैलकुलेशन करने के बाद इसमें से भी जो लॉन्गेस्ट आएगा हमने उसको कहना है, मतलब हाँ, लाइक आपने सारी पाथ के लिख लिया, आपने किया कि ओके पहली पाथ का था 4 नैनो सेकेंड, दूसरी पाथ का था 8 नैनो सेकेंड, तीसरी पाथ का था से 10 नैनो सेकेंड। तो इन तीनों में से जो लॉन्गेस्ट है दैट इज 10, तो आप कहेंगे ओके कि हमारा कैपिटल टी जो है वो 10 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया जी सर। सर आपने जो डाटा मेमोरी से कॉम्युलेटर में 8 नैनो सेकेंड का टाइम दिया, क्लॉक दी है सर, उसकी समझ नहीं आ रही थोड़ी। कहाँ 8 दिया है सर? ये 10 नैनो सेकेंड्स नहीं दिए आपने डाटा मेमोरी से कॉम्युलेटर को, जो थर्ड पार्ट में लिखा है सर आपने। थर्ड पार्ट में ये जो वैल्यूज अभी दी है मैंने? जी सर। सर ये जो आपने दी हुई है 4 नैनो सेकेंड, 8 नैनो सेकेंड और ये तो मैंने आर्बिट्रेरी उसको क्वेश्चन के जवाब में लिखी है कि से 3 पाथ हैं, तो पहले का 4 नैनो सेकेंड है, दूसरे का 8 है, तीसरे का 10 है, तो इसमें लॉन्गेस्ट कौन सी हुई 10 नैनो सेकेंड, तो 10 नैनो सेकेंड डिफाइन करेगी, तो मैंने उसके क्वेश्चन का मैंने आंसर किया। जी सही है सर। ठीक है, तो हमारी कितनी पाथ्स बन रही हैं, हम हर पाथ पे ये मेथड अप्लाई करेंगे। ऑन पेपर अगर करना हो, अगर हमें एग्जैक्ट डिलेस पता हो, हम ये मेथड अप्लाई करके हर पाथ का इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे डिले, और फिर उन तमाम पाथ्स के डिलेस में से देखेंगे कि लॉन्गेस्ट पाथ कौन सी है, जिसका डिले सबसे ज्यादा होगा वो लॉन्गेस्ट पाथ होगी, और वो कैपिटल टी को डिफाइन करेगी, वो क्लॉक फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करेगी। क्लियर? जी सर क्लियर है। ओके, अब और भी तो पाथ हो सकती है ना, ऐसी पाथ भी तो हो सकती हैं लाइक के रजिस्टर है और कॉम्बिनेशनल सर्किट है और ये आउट है, यानी कि हमारी जो चिप है वो इस तरह की है, बाहर से डाटा आ रहा है और बाहर डाटा प्रोसेस होके जा रहा है। यहाँ पे कैप्चरिंग फ्लिप फ्लॉप नहीं है, कैप्चरिंग फ्लिप फ्लॉप नहीं है यहाँ पर। अभी हमने सिर्फ देखा है यानी कि 2 रजिस्टर के दरमियान कम्युनिकेशन डिले। तो इस तरह के केसेस के लिए क्या होगा, क्लॉक तो होगी क्योंकि ये क्लॉक तो है, एक सीक्वेंशियल कंपोनेंट तो है इसमें। ऐसे केसेस में डिले चिप की पिन से लेकर, मैं अलग से दिखा देता हूँ कि अगर ये चिप है और यहाँ पर आपने एक फ्लिप फ्लॉप लगा दिया, क्लॉक, और दिस इज डी और क्यू, अब इसको कितनी क्लॉक मिलेगी, ये कितनी क्लॉक पे चलेगा, वो डिपेंड करता है कि इनपुट से लेकर डी तक वाई डिले क्या है प्लस इसका सेटअप टाइम, ये दोनों टाइम मिलके इन दोनों का जो सम होगा, यानी कि इस वाई डिले का टाइम ऑफ अ वायर प्लस सेटअप टाइम, इन दोनों का सम कैपिटल टी से बड़ा होना चाहिए, नहीं कैपिटल टी इनके सम से बड़ा होना चाहिए।
ये बात समझ आई? नो सर। देखें, डेटा यहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ, मैंने यहाँ पर 1 दिया जी। ये 1 यहाँ से ट्रेवल करता हुआ जा रहा है डी पे। कितनी इसे यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? जितना वायर का डिले, जितना वायर का डिले है, तो वायर का डिले कैलकुलेट करना है हमने, ठीक है? टाइम ऑफ अ वायर। ऊपर ये जो ऊपर बनाई है डायग्राम, उसके अंदर तो वो है ही नहीं है, मतलब ये जैसे आपने उस पर मैं कहा आता था हूँ, कैप्चरिंग। उस पर मैं आता हूँ, उस पर आता हूँ। देखिए नहीं है ना जी, वो नहीं है तो छोड़ दें उसे, मैं सिर्फ इसकी बात करें, इस वाले की, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक। ठीक है? तो टाइम ऑफ अ वायर प्लस इसका सेटअप टाइम भी तो है ना, इसका सेटअप टाइम, क्योंकि ये कैप्चरिंग है ना, क्योंकि इसने स्टोर करना है, दिस इज द कैप्चरिंग। जी, तो प्लस टी सेटअप, बस और तो कुछ है नहीं। आउटपुट तो कितनी देर में वायर जा रही है हमारा, इससे तो कोई कंसर्न नहीं है। आउटपुट यहाँ पर अवेलेबल हो गई, तो कुछ टाइम के बाद वो तो पैड तक का टाइम है सर। ओके। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो 2 केसेस है ना ये यहीं पे रोक रहा हूँ, ठीक है? इसे अभी आपने कुछ नहीं, आपने यहाँ तक फाइनल है आपका, आज का लेक्चर आपका यहाँ तक है। आज का जो लेक्चर है उसमें सिर्फ रजिस्टर टू रजिस्टर डिले है, दिस वन, ये वाली स्लाइड क्लियर है? यस सर। आगे वाले जो 2 केसेस हैं ना वो भी आप छोड़ दें, क्योंकि अभी मिक्सअप ना करें। वो भी इनका वो सबसेट है, इनका सुपरसेट मैंने आपको करवा दिया है, वो इनका सबसेट है, तो वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा। पहले ये आपने अच्छी तरह समझना है, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ठीक हो गया? तो यहाँ तक मैं रख रहा हूँ रजिस्टर टू रजिस्टर डिले कैसे कैलकुलेट करना है। उसमें एक लॉन्चिंग फ्लिप फ्लॉप है, दरमियान में कॉम्बिनेशन लॉजिक है, फिर एक कैप्चरिंग फ्लिप फ्लॉप है। इन तीनों का जो टाइम होगा वो डिसाइड करेगा कि कैपिटल टी क्या होगा। तो कैपिटल टी इन तीनों के टाइम के सम से बड़ा होना चाहिए। तो कितना बड़ा होना चाहिए, उसमें और फैक्टर्स भी आते हैं, उसमें एनवायरनमेंट भी आती है, उसमें टेम्परेचर भी आता है, लेकिन हम ठीक है वो सारी चीजें हैं, टॉलरेंस आपने जितनी रखनी है उतनी रखेंगे, लेकिन इन तीनों के सम से कम नहीं हो सकता, या इनके बराबर कैपिटल टी नहीं हो सकता, इससे बड़ा ही होगा। तो जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर हमने 14 कैलकुलेट किया था, तो आपका जो कैपिटल टी है वो ग्रेटर होगा 14 से, 14 से ग्रेटर ही होगा। 14.5 कर लें, 15 कर लें, 16 कर लें, लेकिन 14 से कम नहीं हो सकता। तो अगर हम टेम्परेचर फिक्स ही होता है कि 25 डिग्री टेम्परेचर फिक्स है कि इस चिप ने 25 डिग्री पे ही रहना है, क्योंकि होता क्या टेम्परेचर जब बढ़ता है तो डिलेज बढ़ जाते हैं। जब वायर का या चिप का टेम्परेचर रेज करता है तो साथ उसके जो इंटरनल डिलेज होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो टेम्परेचर का भी ताल्लुक होता है डिले से, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि वो फिक्स है, दैट इज द रूम टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस लिहाज से आप चिप को क्लॉक देंगे अपने प्रोसेसर को, वो इतनी ही देंगे, यानी कि आप 14 है तो थोड़ी सा मार्जिन रख के 15 कर दें, 15 नैनो सेकंड। मतलब लाइक समटाइम्स जो हमारा प्रोसेसर हीट अप हो रहा होता है, मतलब वो इसी फैक्टर की वजह से होता है, रूम टेम्परेचर की वजह से। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो एक्चुअली जो पावर है ना वो डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्योंकि सिलिकॉन की बनी हुई है, तो सिलिकॉन में जो जितनी भी सिलिकॉन की डिवाइसेस हैं, क्योंकि 90% जो हमारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो सिलिकॉन बेस्ड है, यानी कि जो सबस्ट्रेट होता है, जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो सिलिकॉन है।
दूसरी जो ऑप्शन है हमारे पास वो है 3-5 मटेरियल्स, यानी कि थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके कम्बिनेशन से हम चिप फॉर्म कर लें। तो गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, जिनको उसका 3-5 के मटेरियल्स अपना। ओके, ये जो डिवाइसेस होती हैं जो 3-5 ग्रुप के एलिमेंट से बनती हैं, वो पावर डिसिपेट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जैसे एलईडी है। अब गैलियम आर्सेनाइड से बनी हुई है तो वो तो जो पावर डिसिपेट करेगी वो इन फॉर्म ऑफ लाइट करेगी, जबकि सिलिकॉन से बनी हुई चीजें जो होती हैं वो पावर डिसिपेट करती हैं इन फॉर्म ऑफ हीट, वो गर्म होंगी। सर वो तभी कंपैरेटिवली मतलब थोड़ी सी मतलब हीट कम होती है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो पावर को डिसिपेट कर रही होती हैं इन फॉर्म ऑफ लाइट, तो इसलिए वो कम रिलेटिवली कम गर्म होती हैं, क्योंकि बाकी जो डिसिपेशन है वो लाइट की फॉर्म में हो रही है। तो सिलिकॉन से मैं बात कंप्लीट कर दूं ना। जी सर। जो सिलिकॉन से चिप्स बनी हुई है ना, जो कि 90% इंडस्ट्री सिलिकॉन बेस्ड है, तो वहां पर फैन लगाना पड़ता है, हीट सिंक लगानी पड़ती है और फैन लगाना पड़ता है। उसकी दो वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि चिप की जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी है वो हमने रखी हुई है एक खास टेम्परेचर की रेंज के लिए। जब टेम्परेचर उससे रेस कर जाएगा तो फिर रिजल्ट्स खराब होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बाहर जो क्लॉक ऑसिलेटर लगा हुआ है, जो क्रिस्टल लगा हुआ है, वो फिक्स क्लॉक प्रोवाइड कर रहा है, जबकि चिप के इंटरनल डिलेस बढ़ गए हैं। तो एक तो रिजल्ट्स खराब होना शुरू हो जाएंगे, पहली रीजन ये है। दूसरी रीजन ये है कि अगर टेम्परेचर कंट्रोल ना हुआ तो वो वायर्स जो हैं वो हीटअप होके जल जाएंगी और चिप हमारी जल जाएगी। तो इन दो पॉइंट्स इनकी वजह से हम उसके ऊपर हीट सिंक लगाते हैं और फैन लगाते हैं, ताकि वो ओवर हीट ना हो। तो प्रोसेसर को एक रेंज में रखते हैं कि उसकी जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी है वो हमने इस टेम्परेचर के लिए सेट की है, इस रेंज के लिए सेट की हुई है। तो इसी रेंज में अगर टेम्परेचर रहेगा तो प्रोसेसर ठीक काम करेगा। अगर टेम्परेचर रेज हो गया तो डिलेस बढ़ जाएंगे और फिर प्रोसेसर के रिजल्ट्स खराब हो जाएंगे। क्लियर है? जी सर क्लियर है। जी, आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मेरा ये था, मे बी क्वेश्चन थोड़ा सा लेम हो, लेकिन मतलब जिस तरह आप बता रहे हैं कि हम वो जो जिनका मतलब लाइक जो लाइट की फॉर्म में डिसिपेट एनर्जी करते हैं, गैलियम सल्फेट माइट बी जो एलिमेंट है सर, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपना प्रोसेसर बनाने के लिए, लाइक मतलब हमें इन मसलों से मतलब लॉजिक डिवाइसेस, हाँ बिल्कुल। अगर उससे बना हुआ ट्रांजिस्टर है, लेकिन वो एक्सपेंसिव बहुत है, यानी कि वो प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव है 3-5 मटेरियल वाला। कॉस्ट इफेक्टिव नहीं फिर रहेगा। हाँ, वो प्रोसेस जो है ना, यानी कि फैब्रिकेशन प्रोसेस जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, वो बहुत कॉस्टली है। क्योंकि आप इसके अंदर जो माइक्रो स्टेप्स देखें ना, जो आपकी चिप फैब्रिकेशन है, इसके अंदर बहुत से स्टेप्स होते हैं कि पैटर्न ट्रांसफर होता है, लिथोग्राफी होनी है, एचिंग होनी है, और वो भी माइक्रोन लेवल पे। इवन योर नेकेड आई कैन नॉट सी दैट स्ट्रक्चर, यानी कोई इतना माइक्रोन लेवल पे होता है, सब माइक्रोन लेवल पे इवन। तो वो बनाना बहुत मुश्किल है, डिवाइस की फॉर्मेशन बहुत मुश्किल होती है। ठीक है सर। तो 3-5 मटेरियल का कॉम्बिनेशन एक्चुअली बहुत मुश्किल है। अब मुश्किल मींस एक्सपेंसिव है, तो इस वजह से सिलिकॉन पे हम करें। बल्कि तो मैंने ऐसे भी मैंने कुछ लोगों के रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं जो सिलिकॉन को ग्लो करना चाहते हैं, बजाय कि वो 3-5 पे शिफ्ट होने के, वो 3-5 पे मटेरियल्स पे शिफ्ट होने की बजाय वो जो 3-5 वाले काम जो हैं वो सिलिकॉन से लेना चाह रहे हैं। लाइक जो लाइक एलसीडी है आपकी, एलईडी टीवी है। जी सर। एक्चुअली तो एलईडी है ना, टाइनी एलईडीज है कॉम्बिनेशन में लगी हुई है। अब वो 3-5 से बनती है, अगर वो सिलिकॉन से बनने लग जाए, अगर हम किसी तरीके से सिलिकॉन में कुछ चेंजिंग लाकर उसको ग्लो करवा दें, तो वो और ज्यादा सस्ती हो जाएंगी, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा सस्ती हो जाएगी। तो लोग तो इस पे रिसर्च कर रहे हैं, बजाय के 3-5 पे शिफ्ट होने के, वो तो 3-5 से बनने वाली चीजों को भी सिलिकॉन पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं। जी सर, मैं गेट कर गया हूँ। थोड़ा सा मतलब बेसिकली मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मतलब मैं डिफरेंट वे में सोच रहा था और वो गलत थी, तो आप सही कह रहे हैं। ओके, तो हमने जो टाइम कैलकुलेट करना है वो इस तरह करना है
इसी तरह टाइम कैलकुलेट होता है। एक्चुअली हम पेपर पे नहीं करते, लेकिन आपको मेथड सीखना है। टूल ये काम खुद करके देता है, क्योंकि हमारे जो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेसर्स होते हैं, डिजिटल सिस्टम्स होते हैं, वहाँ पर बहुत सी पाथ्स होती हैं, और वो कैसे मैप हुई हुई है, उनके दरमियान राउटिंग कैसे हुई हुई है, वो टूल जानता है, तो टूल कैलकुलेट करके दे देगा। लेकिन अगर हमने ऑप्टिमाइज करना है, टूल ने जो एक फिगर हमें दे दी कि प्रोसेसर इस स्पीड पे चलेगा, हम उसे एग्री नहीं करते। वी आर नॉट हैप्पी विद दैट फिगर के इस पे चलाना है हमने। जाहिर है कोई टास्क अचीव करना है, क्या फिर 2 मेगाहर्ट्ज की चिप प्रोड्यूस करनी है जो 2 मेगाहर्ट्ज पे चलती है, फिर क्या होगा, पूरा प्रोसेस रिपीट होगा। ऑप्टिमाइज करेंगे अब जाके सर्किट को, तो किस चीज को ऑप्टिमाइज करना है, किस कंपोनेंट को ऑप्टिमाइज करना है, इन तीनों में से। अब वो हम ऑप्टिमाइजेशन में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर टाइमिंग पे था कि हम टाइमिंग किस तरह कैलकुलेट करेंगे अपने डिजाइन की। तो रजिस्टर टू रजिस्टर पाथ ज्यादा होती है, फिर कुछ पाथ होंगी जो इनपुट टू रजिस्टर होंगी, और कुछ रजिस्टर टू आउट होंगी, उनको अलग से देख लेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो सर ये जो अभी तीनों को मिलाकर है कॉम्बिनेशनल और जो बाकी दोनों रजिस्टर में, इसके अंदर हम जिस तरह से टाइम बताएंगे, जैसे अभी आपने कोई एक अपनी अजम्पशन ले ली है कि 4 नैनोसेकंड या 8 या 2 जो भी, तो पेपर में भी आप खुद से अजम्पशन देंगे? क्योंकि अभी जाहिर है अगर पेपर में क्वेश्चन आता है या कहीं किसी क्विज में या कहीं भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये टाइम्स गिवन होंगे, आपको पाथ गिवन होगी, वरना आप कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। या आपसे पूछा जा सकता है कि टाइम में कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं टाइम को, या कैपिटल टी किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट चेक करने हैं, वो किसी भी तरीके से चेक किए जा सकते हैं। तो अभी मैं पेपर को माइंड में रख के नहीं एक्चुअली पढ़ा रहा था, तो वो तो अगर क्वेश्चन आएगा तो किसी भी तरीके से ये कॉन्सेप्ट्स चेक कर लिए जाएंगे। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है कि मतलब हेलो सर, आपकी मतलब इस बारे में क्या राय है? मतलब हम किस चीज को कंट्रोल करके या मिनिमाइज करके जो है वो इसको बेटर मतलब बना सकते हैं, लाइक लॉन्चिंग फैक्टर को या कॉम्बिनेशनल को या कैप्चरिंग को? देखिए, ये जो लॉन्चिंग क्लॉक टू क्यू डिले है ना, दिस इज फिक्स्ड। प्रोपगेशन डिले है फ्लिप फ्लॉप का, वो तो फिक्स्ड है, और तमाम फ्लिप फ्लॉप्स आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मींस उन वो सब एक जैसे होते हैं, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, यानी कि वो एक ही फ्लिप फ्लॉप थ्रू आउट द चिप मिलेगा आपको, तो उसका डिले भी सेम होगा। तो हम क्लॉक टू क्यू तो जो बन गया वो तो बन गया, उसको तो हम कम एक हद तक कर सकते हैं, छेड़ नहीं सकते मतलब ये तो हमारे तो टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। सही है। मेरे एंड पे तो इशू नहीं है, वरना मैसेज आ जाता। ओके, हम इसको नहीं चेंज कर सकते क्योंकि ये तो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है, इसको भी चेंज नहीं कर सकते। सेटअप टाइम भी एक्चुअली टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है। होल्ड टाइम भी टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होता है। एक कल होल्ड टाइम को भी अभी हमने देखना है कि होल्ड टाइम क्या चीज़ होती है और वो किन फैक्टर से इफेक्ट होता है। ओके, अब हमारे इख्तियार में दिस कॉम्बिनेशनल डिले है, और हम कॉम्बिनेशनल डिले को ब्रेक करेंगे प्रोसेसर, या लॉन्गेस्ट पाथ ब्रेक होगी। लॉन्गेस्ट पाथ ब्रेक होगी कॉम्बिनेशनल डिले को ब्रेक करने से, इसको हम ब्रेक करेंगे, और वो ब्रेक करना कहते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा पाइपलाइन का। सर कभी कभार ऐसी ऑप्शन पॉसिबल है कि सर ऐसी ऑप्शन पॉसिबल है कि जब पाथ बहुत बड़ी हो जाए तो आप उसको ब्रेक करने के लिए रजिस्टर आप अंदर प्लेस करते हैं जिसका कोई मकसद ना हो? बिल्कुल मकसद नहीं होता उसका, यही मकसद होता है
कि आपकी लॉन्गेस्ट पाथ को ब्रेक करना और उस रजिस्टर लगाने को कहते हैं पाइपलाइनिंग। ओके, वो ये पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैंने वहीं पर लेकर आना है, तो उसकी मैं बेस बना रहा हूँ। ठीक है, वो पाइपलाइन, जस्ट पाइपलाइन स्टार्ट करने से पहले आपको उसका पहले बेसिक पता होनी चाहिए कि हम यहाँ पर आ क्यों रहे हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज आल्सो एडवांस कॉन्सेप्ट टाइमिंग कैलकुलेट करने का। नॉर्मली ये इवन एडवांस्ड आर्किटेक्चर का पार्ट भी नहीं होता। ओके, ओके, तो हमने पाइपलाइनिंग पर जाना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पाइपलाइन है। जस्ट अ क्विक क्वेश्चन, लास्ट वन जी। तो सर इसको हम मतलब लाइक करने के लिए एफिशिएंट और पाइपलाइनिंग पे जाने के लिए मतलब मैकेनिज्म क्या, हम इंस्ट्रक्शंस कम करेंगे? नहीं, हम कुछ भी कम नहीं कोशिश करेंगे। करेंगे हमारा प्रोसेसर कहीं पे कंप्रोमाइज नहीं होगा। हमारे आर्किटेक्चर वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। ठीक है, उतनी इंस्ट्रक्शंस होंगी, वही फीचर्स होंगे उसके। जस्ट अब हम देखेंगे कि लॉन्गेस्ट पाथ कहाँ पे बन रही है। अब हमने देख लिया रजिस्टर टू रजिस्टर कि हम क्लॉक टू क्यू टाइम को और सेटअप टाइम को कम नहीं कर सकते। एक हद तक कर सकते हैं, वो भी हम एक हद तक कर सकते हैं, लेकिन हमारे इख्तियार में ये कॉम्बिनेशनल डिले है। लॉन्गेस्ट पाथ बन रही है डाटा मेमोरी टू अकोमोलेटर और दरमियान में ALU है। अब हम ALU को, जो लॉन्गेस्ट पाथ है, इसको ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे? दरमियान में एक रजिस्टर लगा दें, तो ये दो पाथ बन गई। बिल्कुल सर। ठीक है, वो फिर हम जब करेंगे देन फिर उसको पूरा एक टॉपिक है, फिर हम उसमें करके देखेंगे कि किस तरह फिर उसको एम्पेरिकली प्रूव करेंगे कि किस तरह ये इक्वेशन हमारी कम हुई है, हमारी जो डिले है, टोटल डिले है, वो किस तरह ब्रेक हुआ है। तो फिर उसकी हम इक्वेशंस देखेंगे। तो अभी मैं आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या मैं जो चाहता हूँ कि आप ये जो कैलकुलेशन है इसको अच्छी तरह समझ लें। ये आपके फिंगर टिप्स होना चाहिए कि रजिस्टर टू रजिस्टर है, तो फर्स्ट रजिस्टर इज लॉन्चिंग रजिस्टर और फ्लिप फ्लॉप, और जो सेकंड है दैट इज द कैप्चरिंग। दरमियान में कम्बिनेशनल डिले है। अगर कम्बिनेशनल डिले नहीं होगा, वायर होगी, तब अगेन सब वायर डिले और कम्बिनेशनल डिले, वो भी कम्बिनेशनल डिले में ही काउंट होती है। तो तीन कंपोनेंट्स हैं, क्लॉक टू क्यू डिले प्लस कम्बिनेशनल डिले प्लस सेटअप टाइम या डिले ऑफ कैप्चरिंग फ्लिप फ्लॉप। तो इन तीनों कंपोनेंट्स का जो सम है वो डिफाइन करता है कैपिटल टी को, कि कैपिटल टी हमेशा इनके तीनों के सम से बड़ा होगा। और कैपिटल टी और एफ का रिलेशन क्या है? एफ इज इक्वल टू 1 ओवर कैपिटल टी। तो टाइमिंग को मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। हम कुछ इतने में कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। तो जब ये